मैं भूल गई तो ठीक है, ओके। हाँ, और जहाँ पे और एक चीज होती है, जहाँ पे थिक हेयर है वहाँ पे कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती, बट जहाँ पे मुझे मेरे बाल थिन है, मुझे वर्क करना है मॉमेड स्टाइल या लंबे हेयर की जरूरत है या कर्ल्स दिखाना है, जहाँ पे मेरे बाल में वॉल्यूम नहीं दिखेगा, कर्ल्स करोगे तो 2 वॉल्यूम दिखेगा और मुझे वॉल्यूम वाला वर्क चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। एक्सटेंशन माइट भी आपके कर्ल्स वाले डायरेक्टली अटैच कर सकते हो या स्ट्रेट एक्सटेंशन भी आते हैं, आपकी मर्जी से आप उसको कर्लिंग दे सकते हो। अब वेव कर्ल्स है, वेव कर्ल्स किसी में रेडीमेड अवेलेबल नहीं होते हैं, वेव कर्ल्स हमें ही बनाने हैं, तो अभी क्या करेंगे, अगर मेरे बालों में मैं बोलूँगी वॉल्यूम भी चाहिए वेव कर्ल्स भी चाहिए, तो स्ट्रेट नॉर्मल हेयर की भी स्ट्रेट आती है जो हम अटैच करके फिर उसी में वेव कर्ल का एक्सटेंशन डाल के हम वेव कर्ल्स बना सकते हैं। कर्ल्स वाले तो मार्केट में अवेलेबल है, बट कर्ल्स वाले में भी और एक चीज़ होती है जहाँ पे छोटे छोटे खुले हुए कर्ल्स रहते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ मोटे मोटे राउंड वाले कर्ल्स रहते हैं, तो उसमें भी आपका स्ट्रेट एक्सटेंशन काम आएगा। ये सब एक्सटेंशन कहाँ लगाना है, जिनके हेयर थिन है, थिक हेयर में कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटेंशन, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम है, आप और डालोगे तो और ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आता है फेस फ्रेमिंग किस तरह से करना है। अब एक बात बताओ, जहाँ पे मेरे फेस में राउंड फेस है तो मैं मेरे फेस को थोड़ा सा अप ले सकती हूँ या मुझे स्लैंट लेना कंपलसरी हो जाएगा, ले सकती हूँ, बट कब ले सकती हूँ, फेस राउंड है ये तो मैंने जज किया, बट साथ में दूसरा चीज़ क्या जज करना है आपको, फॉरहेड, 2 चीज़ें जज करनी है आपको। राउंड फेस में भी अगर बड़ा फॉरहेड हुआ तो भी मैं ऊपर नहीं ले सकती हूँ, तो भी मुझे नीचे लेना है, भले उसका फेस राउंड है, सेम। हाँ, और ज्यादा हो जाएगा ना, मेरा फॉरहेड और दिख के आ जाएगा। हाँ, अगर आपको लेना है ऊपर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एस फॉर्म बना दो, फिर उसको ये कर सकते हो, ऊपर लेने के बाद उसको एस फॉर्म दो ताकि फॉरहेड कवर हो सके। यही सेम चीज अगर फेस ओवल है, मतलब बड़ा फेस है, तो 100% उसको अप नहीं देना है, साइड वेरिएशन दो या मिडल पार्टीशन दे सकते हो, ठीक है, गॉट इट, समझा। राउंड है, छोटा फॉरहेड है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अप ले सकते हो, बट फॉरहेड बड़ा है तो आपको उसको ऊपर लेना है तो चलेगा, बट उसको आप एस फॉर्म बनाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर फेस लंबा है तो कंपलसरी उसको साइड या मिडल पार्टीशन में वर्क करना है। अब जज करते हैं, अभी इनका फेस पे देखते हैं, फर्स्ट फेस कैसा है, फेस जज करो, मयूरी का फेस कैसा है, राउंड है। अब मुझे इनको ऊपर लेना है तो चलेगा, ले सकते हैं, फॉरहेड कितना है, छोटा है, तो हम ले सकते हैं इनके फेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम अभी निशा का फेस जज करते हैं, फेस लंबा है बट फॉरहेड बड़ा है, बट सिर्फ इतना बड़ा पार्ट, साइड का पार्ट उसका कवर हो चुका है। देखो इसमें भी फर्क होता है, ये पार्ट में भी और इसमें भी फर्क हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे मांग टिक्का डाल दिया इनके ये कवर, तो मुझे जरूरत नहीं है, फॉरहेड कवर हो जाएगा, तो आप ले सकती हूँ मैं इनके भी बड़े होने के बाद भी, बट कब ले सकती हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे मांग टिक्का प्लेस करूंगी तो, वरना फिर मुझे उसको साइड लेना है, गॉट इट। अभी इनका फेस जज करते हैं, फेस कैसा है, छोटा राउंड फेस है, फॉरहेड कैसा है, मीडियम साइज फॉरहेड, इन्होंने ऊपर लिया है, इट सूट हो रहा है, ऊपर लिया है तो भी मतलब इनके फेस पे हम अप ले सकते हैं। आगे अगर स्लैंट एस फॉर्म एक ऐसा चीज है ना, आप किसी फेस पे भी दे सकते हो, छोटा फेस, बड़ा फेस, ओवल फेस, कोई भी फेस होने दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको एस फॉर्म दे सकते हो, इट सूट्स एवरीवन। आपको नहीं समझ रहा है उसको मिडल दो, अप करो, साइड दो, नहीं समझ रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको एस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पीछे आप ऊपर लो, साइड लो, मिडल लो, कुछ भी करो। हाँ, मिडल करोगे तो एस फॉर्म कहाँ होगा, दोनों साइड होगा, ये याद रखना है। एक ही साइड एस देके बाकी मिडल करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं करते हैं। हाँ। इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि एस फॉर्म करना है, मिडल है तो दोनों साइड एस होगा, साइड है तो एक साइड एस होगा, ठीक है। अभी इनका फेस लंबा है, फॉरहेड भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें ऊपर में नहीं ले सकती, हाइट बढ़ जाएगी, या तो मैं वन साइड ले सकती हूँ, एस फॉर्म बनाना कंपलसरी हो जाएगा, तो मेरा फॉरहेड इनका कवर। अब दूसरी चीज ये भी होती है कि स्किन हमारे मैच्योर स्किन है, एजेड है, ये भी हमें जज करना है। अभी बहुत मैच्योर है, एजेड स्किन पे हम वर्क कर रहे हैं, मतलब एजेड है उन पे हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं, आप उनको हाइट दे दोगे तो चलेगा, भले फेस छोटा है बट हाइट सूट होगी नहीं होगी, तो ये भी एक पार्ट हो गया कि एज भी देखो, सूट
दूसरी बात है, बट एज के हिसाब से भी उन पे वर्क करो। अब ये है, इनको हम अकॉर्डिंग टू इनके एज के हिसाब से इनका फेस थोड़ा बड़ा है, फॉरहेड भी हल्का बड़ा है, या मैं एस दूं या वन साइड करूं। पहला वेरिएशन याद करो, मैंने क्या किया था, फुल वन साइड सिर्फ ऊपर से एस लेके, वही बालों में से एस लेके मैंने उसको स्लैट, तो वो उनके फेस पे सूट होगा, एज के अकॉर्डिंग भी सूट करेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन किस क्लाइंट को देना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब वेरिएशन हम बोलूँगी इसको मैं एकदम एडवांस दूँ, इट सूट्स नहीं होगा। तो ये जहाँ पे आपकी यंग एज आती है वहाँ पे आप उनको वेव दो। अब एजेड है जिनको बर्न ही सूट करेगा, आप उनको ओपन में वेव कल्स दे दोगे तो इट सूट्स नहीं। तो ये सारे वेरिएशन सबको भी नहीं जाते हैं, ठीक है। ये हो गया फेस फ्रेमिंग, क्लियर है। फेस फ्रेमिंग अब किसको कैसे देना है, गॉट इट, ओके। अब मेन हमारा जो बेसिक जो ABCD ऑफ हेयर होता है वहां से हम ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन थ्योरी। अब सेक्शन तो सबको पता है, कौन से सेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, स्ट्रेट लो, आड़े लो या क्रॉस लो, ये हो गए सेक्शन। अब स्ट्रेट, मिडल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन, पार्टीशन में कभी हम डायगोनल ले सकते हैं, कभी स्ट्रेट ले सकते हैं, बॉक्स पार्टिंग में मैं सीधा भी ले सकती हूँ, टेढ़ा भी ले सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा सेक्शन। फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट, वर्टिकल, स्लैंट, डायगोनल, ये आपके बेसिक रूल है जहां पे आपका सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट, मोस्टली अब ये सब रिवाइज का ही पार्ट है, बिकॉज ये हमने पूरा जब भी जो भी है इसमें सब कुछ हमने कर चुके हैं, सिवाय सिर्फ कर्ल्स का पार्ट बाकी है, वो आज करेंगे हम। सेकेंड थिंग, बेसिक सेक्शन एरिया। अभी मैं बोलूँगी बॉक्स सेक्शन निकालो, तो जिनको पता है वो कर सकते हैं, बट अगर एकदम नया कोई आया है जिनको हेयर पकड़ना तक नहीं पता है, मैं उनको बोलूँगी बॉक्स सेक्शन निकाल के वर्क कर, तो समझेगा नहीं समझेगा। बट हमने अभी किया है, मैं बोलूँगी मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन मेरा बॉक्स सेक्शन। अब मैं आप लोगों को सबको बोलूँगी तो पता है बॉक्स सेक्शन, तो ये होता है एक थ्योरी पार्ट जिसमें आपको एरिया का नाम पता होना चाहिए, जिससे आप इजीली वर्क कर सको। अब मैं बोलूँगी साइड सेक्शन लो, तो साइड कहाँ से कहाँ होता है सबको पता है अभी, तो ये एरिया नाम होता है। तो फर्स्ट प्रोफाइल सेक्शन, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज प्रोफाइल सेक्शन। पीछे का सेक्शन है बैक सेक्शन। फर्स्ट अपर, पीछे हमारा पफ सेक्शन एंड बैक इज अवर बन सेक्शन। और यहाँ पे तीसरा पार्ट लिखा हुआ है सी द बॉक्स सेक्शन। तो ये जस्ट बोलते हैं ना, एरिया नाम पता रहेगा तो हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन पे भी हूँ, अब मैं फ़ोन पे बता तो नहीं सकती हूँ कि ऐसे ऐसे सेक्शन कर, अभी कल मुझे किसी का फ़ोन आया कि मैं कौन से सेक्शन में वर्क करूँ, तो मैं उसको बोलूँगी बॉक्स सेक्शन में वर्क कर, तो आपका ये वेरिएशन, बट उसको भी पता होना चाहिए कि बॉक्स सेक्शन किसको बोलते हैं। तो बोले कि नहीं पता, तो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। अब यहाँ पे है तो मैं उसको बता सकती हूँ कि ये आपका बॉक्स सेक्शन, मुझे पता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। बट यही अगर कम्युनिटी हमारी सिर्फ फोन में से हो रही है तो ये सेक्शन उसको पता है, मुझे पता है, तो मैं इजीली उसको बता सकती। अब मैं बोलूँगी पर्फ सेक्शन में वर्क कर, उसको पर्फ सेक्शन पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ पे पर्फ सेक्शन है, तो वो पर्फ सेक्शन में वर्क कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ है कि एरिया किसको कौन सा एरिया बोलते हैं। अब ईयर टू ईयर सेक्शन आप सबको पता है, ईयर टू ईयर सेक्शन किसको बोलते हैं, मिडल सेक्शन किसको बोलते हैं। मैं बोलूँगी ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करो, आप सब कर सकते हो। ईयर टू ईयर सेक्शन दैट इज जहाँ पे हम हेयर स्टाइल एकदम फ्रेशर है, जिनको जीरो नॉलेज है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये सेक्शन को क्या बोलते हैं। एट द फ्यूचर अगर हम भी किसी को सिखाने जाते हैं तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, भाई ये सेक्शन को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जैसे मेकअप में भी सेम है, कॉन्टोर एरिया होता है, आपको पता है कॉन्टोर एरिया, बट जो नया है उनको बोलोगे, क्लाइंट हमारे होते हैं उनको बोलोगे कॉन्टोर एरिया, नहीं पता है। तो ये एरिया नाम होता है जहाँ पे आपका प्रोफेशनली पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट में नाम से हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट में तो पता है ड्रायर, आयनिंग मशीन, टॉन्ग मशीन का भी 13, 22, 28 या 9, 19, 32 ऐसे कोई भी सेक्शन में आप बड़ा छोटा, यहाँ पे तीनों साइज के सब स्मॉल, यहाँ पे 19 लिखा है, 90, 25, 132 9 नंबर है, स्मॉल में 19 नहीं है, 9 है, वहाँ पे करेक्शन कर दो थोड़ा, 9 एंड 13 दो स्मॉल है। मीडियम साइज में आप 22 और 19 ले सकते हो, वहाँ पे करेक्शन करो, और 28 और 32 वहाँ पे दो बराबर है।
सबसे पतला रॉड कौन सा है? 9 और 13। दूसरा 22, 19 और 22 दो आते हैं, और इससे बड़ा आता है 28 और 32। स्मॉल साइज में 9 9 और 13 है, 19 नहीं है, 9 और 30, मीडियम है 19 और 22। बड़ा देगा 19 में है ना कौन का? हाँ 19 बोला ना, 19 ले सकते हो या 20, दोनों में से एक ही लेना है, दोनों जरूरत नहीं है, हार्डली इंच का डिफरेंस है, दोनों क्यों जरूरत है? और लास्ट में 28 लो या 32 लो। देखो आपके पास सबसे स्मॉल साइज है 9, तो इससे मीडियम क्या ले सकते हो? 19 या 22, आपके पास जो भी अवेलेबल है चलेगा। उसके बाद आप 28 और 32 जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हो। 3 ऑलवेज जरूरी है। छोटा साइज किस लिए काम आता है? एक तो हमने एकदम मैसी किया था तब काम आया, यहाँ पे हम फ्रंट में जब कर्ल्स छोड़ते हैं उसके लिए भी काम आता है। तो ये सारी चीज स्मॉल साइज के लिए। 22 जहाँ पे आपको मीडियम साइज इतने हेयर के लेंथ को आपको कर्ल्स करना है, वेव कर्ल्स करना है, तब आपका काम आएगा। और 28 32 जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, थिक हेयर है, लंबे बाल में, वहां पे आप 28 या 32 यूज कर सकते हैं। अभी उनके बालों पे मैं 22 करूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा, और उनके कर्ल्स भी इतने आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और काम फास्ट भी चाहिए, तो वहां पे आप साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। आयरन मशीन और क्रिम्पिंग में आपको ऑलवेज माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करना है। ठीक है। और आइकॉनिक ब्रांड ले सकते हो, या आपके पास जो भी अवेलेबल है प्रोफेशनल ब्रांड लेना जरूरी है। हाँ पीछे सारे लिखे हुए हैं प्रोडक्ट नॉलेज लिखा हुआ है। स्प्रे में टाफ्ट 1 यूज कर सकते हो। क्या होगा? यहाँ पे आपने लिखा है कि 30 नंबर फॉर स्मॉल हेयर, बराबर क्या? तो फिर स्मॉल मतलब हमारा मेसी करने के लिए काम आता है। जब हमने हम लोग दिन किया था नाही आता तुम्ही 22 नंबरचं मीडियम हेअरला केलं तर ते व्हॉल्यूम त्याचं व्यवस्थित येईल मागे. आता 28 नंबरचं लॉंग हेअरला केलं तर ते, पण 13 नंबरचं स्मॉलला केलं ते अजून स्मॉल होतं. नहीं 13 नंबर पार्टी वगैरह नहीं यूज करें, ऑलवेज फ्रॉम फ्रंट और फ्रंट में जब कर्ल्स निकालते बस उसके बैक में नहीं यूज करना है कभी नहीं। हाँ इन केस इसको एकदम मैगी कर्ल्स चाहिए बैक में तो यूज कर सकते हैं। मैम शूट्स वगैरह में यूज हाँ शूट्स में यूज होता है, जहाँ पे एकदम मैगी जो बाउंस मैगी हेयर ओपन के लिए यूज करते हैं, जैसे वो करना वैसे हेयर के लिए आपको फिर 22 से नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपका कटिंग काम आता है। हे आहे ते फक्त मेसी लुक देण्यासाठी प्रैक्टिकली मेसी के लिए काम आता है। हाँ। और आगे बैक में बहुत रेयर कोई करवाता है, टाइम भी ज्यादा नहीं जाता, और मोस्टली शूट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे 13 यूज होता है, जहाँ पे एकदम मेसी उनको चाहिए रहता है, मैगी जैसे कर्ल्स चाहिए, वहाँ पे शूट्स में यूज होता है, प्रैक्टिकली नहीं करवाते कोई, तो वहाँ पे 13 काम आएगा शूट्स के वक्त आपको, जहाँ पे पतले करने हैं वहाँ पे। पतले में भी पतला और हो सकता है, तो किस तरह से करेंगे वो मैं आज बताऊंगी किस से करना है आपको। ठीक है। देन बैक साइड प्रोडक्ट नॉलेज में स्प्रे का नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला स्प्रे हमने डमी पे यूज किया था टाफ्ट 4 या 5, बट एज अ प्रोफेशनल आप वर्क करोगे, फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो आप यूज करो बी प्रोफेशनल, इट्स गिव यू बेटर रिजल्ट। अभी नीरवेल का आया है, उसका भी रिजल्ट अच्छा है, आप नीरवेल का भी यूज कर सकते हो। दोनों स्प्रे बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे चिप नहीं है और क्विक ड्राई हो जाता है, तो ये दोनों आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। ऑसिस है और भी बहुत सारे हैं, इट्स यूजलेस। आप टाफ्ट यूज करो या ऑसिस यूज करो, वन एंड द सेम रिजल्ट, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं है, सिर्फ उसका पानी का क्वांटिटी हार्डली 10% कम ज़्यादा ऐसा ही है, मतलब या जंप मारो सीधा ऊपर या फिर टाफ्ट पे रहो, ओके दोनों। फिर वैक्स या तो हेयर ये जेल, दोनों भी एक चीज़ है, जहाँ पे आप ब्रेड बनाते हो, सेटल लुक करना है, हेयर को एकदम सॉफ्ट रखना है, एकदम प्रेस वाले हेयर जहाँ पे बेबी हेयर ना दिखे, वहाँ पे आपको जेल, नीरवेल जेल हमने यूज किया था, या वैक्स अवेलेबल है, वैक्स आप हेयर वैक्स भी यूज कर सकते हो। सीरम का यूज जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था कि जहाँ पे आपके टैंगल ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर डाउन में ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज या तो उन्होंने कलरिंग प्रोसेस ज़्यादा किया है, या हमने कलरिंग प्रोसेस के बाद भी उनको क्रिम्पिंग टेम्परेचर ओवर कर दिया, तो भी उनका टेक्सचर क्या हो जाता है, रफ टेक्सचर, टैंगल क्रिएट हो जाता है, वहाँ कोम जल्दी से जाता नहीं, तो वहाँ पे आप सीरम एप्लीकेशन करके स्मूथ कर सकते हो हेयर को। सीरम एप्लीकेशन ओनली एंड ओनली ऑन द रूट पार्ट, आपको ऑयल की तरह ऊपर की तरफ नहीं लगाना। सबसे पहला हाथ में मल्सीफाई करते हो डाउनवर्ड पार्ट,
यहाँ पे ही आपका हाथ जाना चाहिए, ऊपर हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ऑयल टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। मूज एप्लीकेशन, आज हम मूज एप्लीकेशन देखेंगे। कर्ल्स के वक्त ये मूज अप्लाई कैसे 2 to 3 ड्रॉप्स आफ्टर आयनिंग, मतलब ये जो सिरम है आयनिंग के बाद भी डाल सकते आयनिंग के बाद भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। लगता है कि ऑलरेडी फ्रीजी है तो आप पहले भी एप्लीकेशन करो और उस पर थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके उसको मॉइस्चर निकाल दो, नहीं तो चिपक जाएगी हेयर आयरन मशीन में। तो ब्लो ड्राई करो और फिर आप आयनिंग स्टार्ट कर सकते हो, हल्का हल्का थोड़ा सा ड्राई कर देने का, ताकि वो ऑयल टेक्सचर सीधा सीधा आयरन मशीन पे चिपक ना जाए। तो प्रेफरेबली या तो बाद में लगाओ, आयरन कर लो और बाद में भी लगा सकते हो, क्रिम्पिंग के बाद भी लगा सकते हो, दोनों चीज। अगर चलो मैंने फर्स्ट डे किया, उनके हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने बर्न वेरिएशन किया है तो ज़्यादा टैंगल नहीं क्रिएट हो। सेकेंड डे मैंने उनके हेयर पे कर्ल्स किया तो उनका फिर दूसरी बार उनको वर्क करना था तो नीचे के हेयर के थोड़े अभी फ्रीजी हो गए, बिकॉज मैंने टेम्परेचर डाला उनके हेयर पे। तो टेम्परेचर की वजह से समटाइम हो जाता है हेयर में फ्रीजीनेस आ जाती है। कलर वाले हेयर पे, स्पेशली केमिकल ट्रीटेड हेयर पे आते ही है, तो उन पे आप नॉर्मल करने के लिए आप सीरम यूज कर सकते हो। अगर मेरे बाल में तो कोई कलर नहीं है, बट अगर मुझे लगेगा कि मेरा टेक्सचर थोड़ा सा रफ टेक्सचर हो गया है तो मैं यूज कर सकती हूँ, नॉर्मल हेयर पे भी यूज कर सकते हैं सीरम। मूज एप्लीकेशन, मूज का काम है हेयर को रफ टेक्सचर लाना। तो मूज लगाते हो, रफ टेक्सचर करते हो तो जरूरी नहीं है। एक तो हम यूज करते हैं कर्ल्स करने के लिए, जहाँ पे आपके कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग तब रहेंगे जब हेयर रफ रहेंगे, सिल्की हेयर में तुरंत खुल जाएंगे। और मूज कौन से हेयर पे लगाना है, रफ या सिल्की? सिल्की है। क्यों? क्योंकि उसका टेक्सचर हमें रफ करना है। ऑलरेडी रफ है और उस पर मैंने मूज किया तो और ज्यादा रफ टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। तो मूज किया है, रफ टेक्सचर ऑलरेडी मिल गया मूज से, तो थर्ड स्टेप में कर्ल्स कर सकते। इज इट नेसेसरी कि मैं पहले क्रिम्पिंग करूँ फिर मूज लगाओ और फिर टॉन्ग करूँ? जरूरी नहीं, क्योंकि क्रिम्पिंग भी रफ टेक्सचर करने का काम करेगा और मूज भी रफ टेक्सचर का काम करेगा। क्रिम्पिंग वहाँ जरूरी होगा, कहाँ पे हेयर पे क्रिम्प करना जरूरी होगा, जब आप कर्ल्स करें। सॉफ्ट कर्ल्स में आपको छोड़ देना है। कोई एडवांस टेक्निक कर्ल्स में भी आती है, कर्ल्स में भी पुलिंग और स्प्रेडिंग टेक्निक आती है। तो पुलिंग और स्प्रेडिंग टेक्निक जब करनी है कर्ल्स में, तब आपके हेयर क्रिम्प होने जरूरी है। बट जैसे सिर्फ मेरे को नॉर्मली कर्ल्स करके छोड़ देना है, कोई वेरिएशन नहीं, सॉफ्ट कर्ल करना है तो क्रिम्पिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे वही कर्ल्स में मुझे या पुलिंग लेना है या स्प्रेडिंग टेक्निक को इन्वॉल्व करना है तो मुझे हेयर को क्रिम्प करना पड़ेगा, तब जाके उसका लुक आएगा, नहीं तो मैसी लुक आएगा, कोई लुक नहीं होगा। स्प्रेड होगा नॉर्मल हेयर पे नहीं होगा, पुल होगा नॉर्मल हेयर पे नहीं होगा। तो पहले आपको उस बालों पे क्रीम करना है, मूस अप्लाई करो। मूस बाद में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्रिम्पिंग से कितना टेक्सचर रफ होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें मूज एप्लीकेशन करना है। अब मैंने उसको पहले मूज लगा दिया, ओवर अगर रफ टेक्सचर हो गया तो मैं अगर क्रिम्प करना मुझे तो कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मुझे एडवांस टेक्निक डालनी है। तो अगर मैं क्रिम्प करूंगी सेकेंड स्टेप, ओवर मूज, ओवर क्रिम्पिंग, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रफ टेक्सचर। तो सबसे पहले अगर एडवांस टेक्निक पुलिंग टेक्निक के साथ कर्ल्स करना है, स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ कर्ल्स करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्रिम्पिंग, कितना रफ टेक्सचर हुआ चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आपको मूज एप्लीकेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको कर्ल्स देना है। तो याद रखना है, नॉर्मल कर्ल्स है तो आप मूज एप्लीकेशन से टॉन्ग स्टार्ट कर सकते हो, बट जहाँ पे एडवांस टेक्निक डालनी है, फर्स्ट स्टेप क्रिम्पिंग, सेकेंड स्टेप मूज, थर्ड स्टेप आपका कर्ल्स करना होता है। गड़बड़ नहीं करना। ऑर्डर याद है? ऑर्डर नहीं याद है तो लिख लो, नीचे जगह है वहाँ पे आप आपके इसमें लिख लो। सॉफ्ट कर्ल के लिए डायरेक्टली मूज कर्ल्स डायरेक्ट, एडवांस टेक्निक के साथ करना है क्रिम्पिंग, देन मूज, देन आपके टेक्निक स्टार्ट करनी है, टॉन्ग वगैरह स्टार्ट करना है। ओके, ये हो गया मूज एप्लीकेशन का। फिर फाइबर, हेयर फाइबर होता है, तो वो किस लिए यूज करते हैं? हेयर फाइबर पाउडर फॉर्म में होता है, वो स्काल्प को हाइड करने के लिए, राइट? जहाँ पे आपका अप वेरिएशन लिया, स्काल्प दिख रहा है, जहाँ पे जो भी पार्टीशन में दिख रहा है वो पार्टीशन। समटाइम हम एस फॉर्म निकालते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे भी गैपिंग हो जाती है, तो वो भी हाइड करने आप लगा सकते हो। जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हो हेयर फाइबर का। देन डस्ट पाउडर, ये भी बताया मैंने, डस्ट पाउडर हेयर को ड्राई करने, रफ टेक्सचर लाने के लिए।
और नीचे लिखा है ड्राई शैम्पू, देखो इसमें मेंशन है ऑलरेडी, ड्राई शैम्पू का भी मेंशन कर दिए। इफ हेयर ऑयली हो गए हैं तो आप ड्राई शैम्पू का यूज कर सकते हो। इट्स अ पाउडर फॉर्म, लिख लो वहां पे, ये ड्राई शैम्पू मीन्स पाउडर फॉर्म होता है जहां से आपका ऑयल निकालने का काम कर सकता है। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को प्रोडक्ट में? श्रद्धा, तू जाओ कर ले जल्दी जल्दी। हेयर को प्रिपेयर कैसे करना है, हेयर को सेक्शन कैसे करना है, वही सारी चीज़ें डिटेल में रहेगी। पफ कैसे करना है, तो फर्स्ट पेज देखो। फर्स्ट पेज में हमारा क्या है, हेयर प्रिपरेशन के स्टार्ट करते हैं। हेयर प्रिपरेशन में सबसे पहले स्टाइलिंग में हमें हेयर कैसे चाहिए होते हैं, कैसे चाहिए, सिल्की चाहिए, बाउंस चाहिए, रफ चाहिए, कैसे टाइप के हेयर अच्छे रहते हैं एक स्टाइलिंग के लिए? रफ टेक्सचर चाहिए। रफ टेक्सचर अगर मैंने हेयर में कंडीशनर एप्लीकेशन किया तो मेरा टेक्सचर कैसा हो जाएगा, सिल्की हो जाएगा। तो कभी भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमारे हेयर सिर्फ और सिर्फ शैम्पू वॉश होने चाहिए। क्लाइंट के, हमें क्लाइंट को बताना है कि सिर्फ आपको शैम्पू वॉश करना है, कंडीशनर एप्लीकेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई एडवांस वेरिएशन करना है, हम क्रीम करते हैं, वापस से रफ टेक्सचर देते हैं, बट समटाइम अगर उनके हेयर कंडीशनर की वजह से सिल्की है, क्रीम निकल जाएगी, जो हमें 3 से 4 दिन तक रखनी रहती है या पूरा दिन हमें कंटिन्यू रखनी है, तो वो नहीं रहेगी अगर कंडीशनर वाले हेयर है। ऊपर से जब क्रीम करते हैं तो एक मॉइस्चर बाहर निकलता है जिससे गले में खराबी होती है। तो बेटर है सिर्फ और सिर्फ शैम्पू वॉश करना है, क्लाइंट को ये बताना है, कंडीशनर यूज नहीं है। अब हमने 3 टाइप के हेयर में प्रिपरेशन सीखा था, स्ट्रेट, वेवी, कर्ल्स। स्ट्रेट में हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई करके क्रीम करना है। नेक्स्ट है वेवी हेयर। वेवी हेयर में क्या है, ब्लो ड्राई, क्रिम्पिंग। बट एकदम कर्ली हेयर है तो क्या करना है, अगर हमें एडवांस वेरिएशन जिसमें बाल स्ट्रेट चाहिए तो क्या करना होता है, आयरन करना है, ब्लो ड्राई करना है एंड देन क्रिम्पिंग करना है। तो ये आपका हो गया हेयर में प्रिपरेशन का नॉलेज, किस तरह से आपको कौन से हेयर पे किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, एंड ये सारे जो हमने प्रिपरेशन किए हैं किस टेक्सचर को लेने के लिए किया है, हेयर को स्ट्रेट टेक्सचर लेने के लिए किया है। अगर मेरे को कर्ल्स करने हैं या कर्ल में कोई मेसी लुक का वेरिएशन देना है तो यू डोंट नीड स्ट्रेट करो वापस से उसको कर्ल्स करो, आप डायरेक्टली विदाउट प्रिपरेशन भी उनके हेयर को कर्ल्स कर सकते हो। ओके, खींचना है, फुल करते हो, रुको 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 ऊपर से ऐसे 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 ऊपर करके। सो ये हुआ प्रिपरेशन। इफ यू वांट मेसी इन स्ट्रेट हेयर देन आपको कोई प्रिपरेशन की रिक्वायर नहीं है, डायरेक्टली आप उसको कर्ल्स में वेरिएशन कर सकते हो। जब आपको कोई स्प्रेडिंग, कोई पुलिंग, कोई फ्लावर क्रिएशन करना है, जहाँ पे आपके बाल स्ट्रेट चाहिए वहीं पे आपको ये सारी प्रिपरेशन करनी है। आज तक कितने दिन, आज तक 8 दिन हुए, हमने 8 दिन में जहाँ पे हमारा वेरिएशन स्ट्रेट था, जहाँ पे मुझे स्ट्रेट में पुलिंग करनी, सीधे हेयर पे होगा नहीं होगा। यही टेक्सचर मुझे कैसा चाहिए, स्ट्रेट होगा तो मेरी पुलिंग होगी, स्ट्रेट होगा तो मेरा फ्लावर क्रिएशन होगा। नॉर्मल हेयर पे फ्लावर क्रिएशन के लिए स्प्रेडिंग होगा नहीं होगा। तो स्प्रेडिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग, कोई भी एडवांस वेरिएशन जब आपको हेयर में देना है उसके लिए हेयर स्ट्रेट चाहिए तब आपको कंपलसरी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग करना जरूरी है। क्रिम्पिंग इज मस्ट, विदाउट क्रिम्पिंग आपका वेरिएशन नहीं। फ्रंट करना है तो फ्रंट क्रिम करो, बैक करना है बैक क्रिम्पिंग करो, जहाँ पे आपको देना है एटलीस्ट वो पार्ट आपका क्रिम होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रेट हेयर में आपको क्या क्या करना है, तीनों का टेक्सचर मैंने लिखा हुआ है कि कौन से टेक्सचर में क्या करना है। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। क्यों करते हैं अभी ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ब्लो ड्राई सबसे बड़ा रीजन है मॉइस्चर निकालना, स्वेट रहता है वो रिमूव करना। जब आपका एक बाउंस आएगा, स्वेटिंग, मॉइस्चर निकलेगा प्रॉपरली, तब वो क्रिम्पिंग रूट से लेके एंड तक आपका प्रॉपर आएगा। नहीं तो रूट में अगर किसी के हेयर ऑयली रहते हैं या किसी के
स्वेटिंग वाले हेयर रहते हैं उस पर आप क्रिम्पिंग करते हो तो होता है, निकल जाता है, होगा भी मेरे निकल बालों जाएगा। में मेरे ऑयली है और स्वेट भी आता है, तो फिर सबसे पहले आपको ब्लो ड्राई करना नहीं, कंपलसरी है। आपने क्या बोला था कि अगर आप प्रिपरेशन 4 दिन पहले करोगे तो 4 दिन रहेगा, लेकिन मेरे ना आज मैंने वॉश किया तो नेक्स्ट डे मेरे ऑयली होते हैं। आप फिर वहाँ पे ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हो, है ना। और मेरा प्रिपरेशन डन है, मैंने क्रिम्पिंग रखा है। आपके हेयर पे अगर क्रिम्पिंग है दूसरे दिन भी है तो मेरा सिर्फ ऑयल टेक्सचर निकालने का काम है। अभी ऑयल टेक्सचर में ड्राई शैम्पू से भी निकाल सकती हूँ। हेयर को क्रिम्पिंग क्यों करना है वापस, चाहिए तो ब्लो ड्राई कर सकते हो। जो मॉइस्चर आपका हीट लगा है जिसकी वजह से फ्लैट हो गए, ड्राई शैम्पू करो और वापस से बाउंस दे दो, ब्लो ड्राई से हो जाएगा। ड्राई शैम्पू मतलब हमने यूज किया था ना पाउडर का स्काल्प में डाल के, हाँ दैट इज ड्राई शैम्पू पाउडर काइंड ऑफ। क्रिम्पिंग भी निकल जाएगा ना? नहीं निकलता, नहीं निकलता। अच्छा, हम लोग एक ही मॉडल पे 4 दिन करते हैं, नहीं निकलता। ऑयल टेक्सचर होगा, बाल चप्पू हो जाएंगे बट क्रीम नहीं निकलेगा। अगर प्रॉपर प्रिपरेशन वे में किया, ब्लो ड्राई करके क्रीम किया है एकदम पतले पतले सेक्शन में, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अगर ऐसा लगे कि लाइट क्रिम किया है हाँ, तो निकल जाएगा, लाइट क्रिम्पिंग निकल जाएगी आपकी। लाइट क्रिम्पिंग ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी। अगर आपको उसको 2 से 3 दिन स्टे करना है, एटलीस्ट 2 दिन स्टे करना है, तो पहले ही दिन जब कर रहे हो तब भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर दूसरे दिन उसके बालों में 5 हेयर स्टाइल भी करनी है तो आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, कंटिन्यू आप कर सकते हो। अब मैं श्रद्धा के ऊपर दिखाती हूँ, हमने एक ही दिन प्रिपेयर किया है, फिर दूसरे दिन मैं करती हूँ, तीसरे दिन नहीं करती। जब तक वो वॉश नहीं करती मैं प्रिपेयर नहीं करती हूँ उसके बाद। हाँ, अगर चौथे दिन उनके हेयर मुझे थोड़े से यहाँ पे स्काल्प में ऑयली होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई शैम्पू कर देती हूँ, उससे वापस से उसके ऑयल टेक्सचर निकल के बाउंस मिल जाता है। मैं तो ब्लो ड्राई भी नहीं करती हूँ उसके हेयर पे, डायरेक्टली निकल ही जाता है। तो ये एक टेक्सचर रिमूव करने का किस तरह से, ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। यस, ड्राई शैम्पू का नहीं लिखा हुआ, आप लिख लो ना पेन से, मे बी प्रोडक्ट में आएंगे ना तभी हम प्रोडक्ट नॉलेज के साथ मतलब वो कैसे ड्राई शैम्पू करते हैं। वापस से दिखाओ, बांट के दिखा दूँ, डोंट वरी। और जो भी हमने ये किया है ना, रिकॉर्डिंग को मिलेगी तो आपका उसमें भी सारा स्टेप है ही, जितना क्लास में 1 डे से हुआ है सब रिकॉर्ड है। तो आप वापस असेल ना 1 to 2 आवर्स जितने दिन का क्लास, 2-3 घंटा 3-3 घंटा जितने दिन का क्लास चल रहा है वो पूरा रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज फुल रिकॉर्ड है। तो वो आप रिवाइज वापस से घर पर बैठ के वापस रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ब्लो ड्राई तो मैंने बताया कि किस लिए करना है, क्रिम्पिंग भी पता है, बाउंस लाना है, ये लाना है। जैसे अगर मैं फर्स्ट डे थियोरी लेती हूँ तो समटाइम थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या होती है, बाउंस जाती है क्योंकि पता ही नहीं होता है, और एक साथ इतना सारा डाल दूंगी ना समझ में नहीं कुछ नहीं समझेगा, हाँ 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 हाँ, और फिर एट द एंड नहीं। बट आज हमने 8th-9th डे पे हमने लिया है तो हमें पता है हम क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कब हमने कौन सा प्रोडक्ट भी यूज़ किया है। तो अब रिवाइज का काम है तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, क्यों मेरे को बाउंस लाने की ज़रूरत थी। ठीक है, फिर टाइप ऑफ हेयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक बहुत थिन, लाइक माय हेयर बहुत थिन है, श्रद्धा के बहुत थिक है, तो ये थिन और थिक में डिफरेंस है। अब मेरे बालों पे आप बाउंस पफ करोगे तो मेरे हेयर कितने कम है एज कम्पेयर टू उसके 6 से 7 सेक्शन में कर सकती हूँ, और मेरे में तो हार्डली 4 सेक्शन, मुश्किल से 3 या 4 सेक्शन होंगे। तो मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मेरे सेक्शन को, पफ के सेक्शन को मुझे जहाँ पे हाइट चाहिए, मेरे बालों का बैक कमिंग तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हाइट चाहिए तो फाइबर यूज करेंगे। अब गॉट इट, अब समझा। अब उसके बालों में मुझे जरूरत है नहीं है क्योंकि ऑलरेडी थिक हेयर है तो कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसके हेयर थिक है बट सिल्की टेक्सचर है, बैक कमिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, सिल्की हेयर को निकालने के लिए, रफ टेक्सचर लाने के लिए, बैक कमिंग अच्छे से हो तो क्या करना है, तो डस्ट पाउडर यूज करना है। मेरे हेयर पे भी अगर मेरा हेयर टेक्सचर भले ही थिन है, बैक कमिंग नहीं हो रही है बिकॉज मेरा टेक्सचर सिल्की है, तो भी आप मेरे हेयर पे भी डस्ट पाउडर यूज कर सकते हो, बट वॉल्यूम नहीं मिलेगा ना, जितना मैं 5 से 6 लेयर कर सकती हूँ मेरे बाल पे थिन हेयर की वजह से नहीं हो पाएगा। जहाँ पे आपको मैं बात कर रही हूँ पफ बड़ा चाहिए, वहाँ सटल पफ तो मेरे बालों में भी हो जाएगा, बट बिग साइज ब्राइड है, बड़ा पफ बनाना है तो आपको वहाँ प्रिपरेशन में सबसे पहले मूज एप्लीकेशन करते हैं, दूसरा स्टेप काउंट नहीं करना है, उसको क्या करना है, ब्लो ड्राई करके उसका
वेट हेयर हो जाते हैं, मूस लगाते हो तो हेयर गीले हो जाएंगे, अगर डायरेक्टली चिपकाओगे टॉन्ग मशीन लगाओगे तो चिपक जाएंगे, उसको वापस से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करो, फिर उस पर आप टॉन्ग मशीन यूज करो। डायरेक्टली मूस एप्लीकेशन करके आप मूस गीले बालों पे भी लगा सकते हो एंड ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हो। गीले बालों पे क्वांटिटी ले सकते हो ज़्यादा, बट ड्राई हेयर पे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी, मीडियम क्वांटिटी में वर्क करना है। ओके, सैलून में कैसे मूस एप्लीकेशन करते हैं, गीले बालों पे लगाते हैं, बट हम नहीं कर सकते पूरे बालों को गीले, तो हम ड्राय हेयर पे वर्क करेंगे। लगा सकते हो फर्स्ट ड्राय काय करायचं म्हणाले तुम्ही? मूस एप्लीकेशन, हां. सेकंड ब्लो म्हणजे ड्राय, ड्राय हेअर ओले वगैरे करायचीच नाही. काय डायरेक्टली वर्क करना है। त्याला ब्लो ड्राय, सेकंड अच्छा, blow dry. स्ट्रेट ब्लो ड्राय एंड मूस लावून blow dry करून मग आपलं कर्ल्स, कर्ल्स ब्लो ड्राई भूलना नहीं है, नहीं तो First of मशीन all, चिपक जाएगी। नो, फर्स्ट मूस एप्लीकेशन, हाँ. सेकंड थिंग ब्लो ड्राई, थर्ड थिंग ये हम अभी आज करेंगे ना तो आपको आइडिया आएगी कि क्यों करें।